Hello बच्चों, good morning and जय श्री कृष्ण to all of you. Myself Raju sir and I heartily welcome to you in my educational YouTube channel. बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने अल्किन के जनरल इंफॉर्मेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम देखने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म इन अल्किन कंपाउंड एंड स्पेशली जियोमेट्रिकली आइसोमरिज्म इन अल्किन कंपाउंड। बच्चों अल्किन कंपाउंड सिस, ट्रांस, ई, जेड जैसे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनाता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वैसे अल्किन कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको दिखाएगा। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा सर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम किसे बोल पाएंगे। बच्चों जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म एक स्टीरियो आइसोमरिज्म का ही एक टाइप है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल लिख के देता हूं। मान लीजिए मेरे पास ब्यूट 2 है, ब्यूट 2 इन। मैं आपको ये एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म एक टाइप का स्टीरियो आइसोमर है। किसे हम स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे वो भी हम देखेंगे। बच्चों ये ब्यूट 2 इन है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा C4H8 और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया हमारा ब्यूट 2 इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। But now if we draw the three-dimensional structure of but 2 in, then we can draw by this way: CH3 single bond C, H double bond C, CH3 and H. Here we can draw the similar functional group methyl, similar functional groups on both of these carbon in a same plan of double bonded carbon, and similar hydrogen atoms which are connected with these two double bonded carbon which are arranged in same plan. Ready? And also we can draw this structure by this way: CH3 single bond C double bond C CH3. Similar functional groups are connected with the double bonded carbon in a diagonal. Diagonally same functional group आप arrange करते हो। देखिए तो ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनली एक दूसरे से अलग है। कैसे अलग हुए बच्चों? इन दोनों में आप देख सकते हो यहां पे 2 मिथाइल और 2 हाइड्रोजन की जियोमेट्रिक इससे अलग है। ये दोनों सेम मिथाइल फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन के एक सेम प्लान में अरेंज हो गए और दोनों हाइड्रोजन दूसरे सेम प्लान में अरेंज हो गए, जबकि यहां पे 2 मिथाइल सेम फंक्शनल ग्रुप दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के डायगोनली अरेंज हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों का सेम है मगर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, इट मींस द arrangement of atom or functional groups, spatial arrangement of functional groups or atom around the double bonded carbon is different in both of the structure. So both of the structures are known as stereoisomers of each other. So what is the definition of stereoisomerism? The compounds or the structures which have a similar molecular formula and similar structural formula, but they are differ from each other by the spatial arrangement of functional groups or atoms around the carbons. So this isomerism is known as stereoisomerism, जिसमें आपको molecular formula भी same मिलेगा, structural formula भी same मिलेगा बच्चों, मगर इसमें जो कनेक्टेड फंक्शनल ग्रुप्स है वो फंक्शनल ग्रुप्स की अगर आप जियोमेट्री देखोगे, स्पेटियल अरेंजमेंट देखोगे तो दोनों में आपको अलग मिलेगी। जैसे यहाँ पे एक मिथाइल ले लो, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल, दोनों देखिए आप अलग हो गया। जबकि यहाँ पे आप एक हाइड्रोजन देखिए और ये हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन देखिए, ये डायगोनली अरेंज हो गए और यहाँ पे एक सेम प्लान में अरेंज है, यहाँ पे ये सेम प्लान में अरेंज है, यहाँ पे ये डायगोनली अरेंज हो गया, ठीक है। तो ये दोनों हो गए एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमरिज्म में दूसरे 2 पार्ट्स है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। जब हमने कल बात की थी कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स तो अल्किन देता ही नहीं, हमने कल बात कर ली उसके बारे में, क्योंकि जो बॉन्ड रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है।
जबकि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में भी दो पार्ट होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन एंड हेलोरिन में। बट तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, यहां पे देखिए आप, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म एक टाइप का स्टीरियो आइसोमर ही है। यहां पे बच्चों जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हमें देखना है सिस जियोमेट्रिकल आइसोमर, ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमर, E geometrical means antigen geometrical isomer and Zussamin means Z geometrical isomer. So what is the cis isomerism and trans isomerism? बच्चों cis किसे बोलते हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन के एक सिमिलर प्लान में, एक सेम प्लान में दो सेम फंक्शनल ग्रुप अरेंज हो गए हो। देखिए ध्यान से देखिए, इफ टू सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स are arranged in a same plan of double bonded carbon, then it is known as cis isomer. You can see here also the two similar functional groups or atoms are arranged in a same plan of double bond, which is known as cis isomer. So this isomer is known as cis isomer, cis but 2-ene. It is known as cis but 2-ene, where if the same functional groups are arranged in a diagonally टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, डायगोनल में सेम फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड हो तो उसे बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। तो ये हो गया हमारा ट्रांस ब्यूट 2-इन, जो ये बच्चों हो गया हमारा ट्रांस ब्यूट 2-इन। ठीक है, इसे हम बोलेंगे सिस ब्यूट 2-इन, ये हो गया हमारा ट्रांस ब्यूट 2-इन। वापिस बोल रहा हूं, आपको क्या देखना है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है सिर्फ आपको उस पे ही फोकस करना है, दूसरे कोई जगह पे नहीं। सिर्फ डबल बॉन्ड देखिए, उसका स्ट्रक्चर देखना है, उसके बाद डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है। अगर ये स्ट्रक्चर आपको दिया गया हुआ है तो आपको देखना है कि कार्बन के अगल बगल में जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के आसपास ये कार्बन है जो फर्स्ट वाला, ये देखिए ये कार्बन है हमारा, ये कार्बन के साथ कौन कनेक्टेड है, एक है हाइड्रोजन और एक है मिथाइल फंक्शनल ग्रुप। ये वाला जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाला, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है। तो उसका जो स्पेटियल अरेंजमेंट है वो दो टाइप का हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए, ये मिथाइल एक डायरेक्शन में, दूसरा ये कार्बन वाला मिथाइल भी सेम डायरेक्शन में अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा सिस। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के सेम डायरेक्शन में सेम प्लान में अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा सिस। और ये मिथाइल डायगोनली अरेंज करते हैं डबल बॉन्ड से तो ये हो जाएगा ट्रांस। ठीक है, ये हाइड्रोजन डायगोनल अरेंज करते हो तो ये हो जाएगा ट्रांस। दिस इज द सिस ब्यूट 2-इन, ट्रांस ब्यूट 2-इन। सो बोथ ऑफ दिस structures are known as geometrical isomers of each other. तो बच्चों आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या हर एक अल्किन कंपाउंड, कोई भी अल्किन ले लो, कोई भी अल्किन जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, दिखा सकता है? तो बच्चों उसका जवाब होगा नहीं। ध्यान से सुनिए, नहीं, कोई भी अल्किन जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म बताएगा ऐसा जरूरी नहीं है। अल्किन में भी कुछ कंडीशन होनी चाहिए उसके स्ट्रक्चर में, अगर वो कंडीशन को फुलफिल करता है तो ही वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म बताएगा, वरना नहीं बताएगा। तो वो कंडीशन क्या होगी? देखिए कंडीशन क्या है। अगर ये अल्किन का जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, देखिए ध्यान से देखिए, एग्जांपल से ही आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम ये थियोरी पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्जांपल ही आप ठीक से समझ पाओगे। ये अल्किन कंपाउंड में ये जो कार्बन है डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कनेक्टेड जो फंक्शनल ग्रुप्स है, आइदर फंक्शनल ग्रुप्स और एटम, बोथ आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये कार्बन देखिए डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इसके अगल बगल देखिए ये दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग ही है, मगर ये दोनों कार्बन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है वो सिमिलर है। दूसरे कार्बन के साथ सेम फंक्शनल ग्रुप है वो हमें नहीं देखना है, सिर्फ ये देखिए, if two different functional groups are connected with the each double bonded carbon, ठीक से, if two different functional groups are connected with each carbon which having double bond which can show geometrical isomerism, अगर डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ जो दो फंक्शनल ग्रुप्स कनेक्टेड है वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो ही वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अगर ये दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम आ गए तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बताएगा। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, लेक ClC
Cl डबल बॉन्ड CH3। चलिए ये एग्जांपल हो गया हमारा 1 2 3 1 डाइक्लोरोप्रोपीन, जिसे मैं ऐसे लिख सकता हूं Cl डबल बॉन्ड CH3। अभी आप सोचोगे कि सर आपने बताया कि कोई भी अल्किन जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो ही बताएगा कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जो दो फंक्शनल ग्रुप है वो दोनों के दोनों अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तो ही वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। इट मींस आइदर सिस और ट्रांस विच कैन डेवलप सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर। The alkene which can show the geometrical isomerism, it means which can develop the cis or trans isomerism if two different functional groups are connected with each double bonded carbon. But if the same functional groups are connected with the double bonded carbon with anyone, either both of this carbon or anyone, if similar functional groups are connected with the double bonded carbon, then it cannot show the geometrical isomerism. बच्चों ये कार्बन देखिए, ये कार्बन के साथ तो अलग अलग है, ठीक है, मगर ये कार्बन के पास तो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आ गए। If the two same functional groups are present on a similar carbon, then it cannot show the geometrical isomerism. हाँ, दोनों सिमिलर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग कार्बन पे होने चाहिए। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, मगर एक दूसरे के पास एक ही कार्बन पे दोनों सेम नहीं होने चाहिए, एडजेसेंट कार्बन पे सेम होने चाहिए। If the similar functional groups are present on an adjacent double bonded carbon and which are arranged in a same plan, if similar functional groups are present on an adjacent double bonded carbon and which are arranged on a same plan, then it is known as cis. But if similar functional groups are present on a single carbon, not adjacent carbon, on a single carbon, then it cannot show the geometrical isomerism. समझ में आया? वापिस आपको बताता हूं, एक ही कार्बन पे दो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आ गए तो समझिए ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बताएगा। कौन से कार्बन पे? डबल बॉन्डेड कार्बन पे, ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप अरेंज हो गए तो वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बताएगा। मगर हां, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म बता सकता है। तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन सा होगा? तो वो होगा आइदर सिस और ट्रांस और ई और जेड। तो अभी सिस किसे बोला जाता है, ट्रांस किसे बोला जाता है? तो सुनिए, इफ टू सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट डबल बॉन्डेड कार्बन, if two similar functional groups are present on an adjacent double bonded carbon and they are arranged in a similar plan of the double bonded carbon, then it is known as cis isomers. And if two similar functional groups are present in diagonal of double bonded carbon, then it is known as trans. ठीक है, तो देखिए, if two similar functional groups are present on a same plan of adjacent double bonded carbon, यहां पे मैं जरूर से लिखूंगा एडजेसेंट डबल बॉन्डेड कार्बन, देन इट शो द सिस आइसोमरिज्म। देखिए ये दोनों सिमिलर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन, एडजेसेंट डबल बॉन्डेड कार्बन पे सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है और ये एक ही प्लान में है, सेम प्लान, तो ये हो गया हमारा सिस। यहां पे देखिए दोनों सिमिलर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड पे है, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास है, एडजेसेंट कार्बन के पास, और वो एक ही प्लान में अरेंज हो गए तो ये हो गया हमारा सिस आइसोमर। ये देखिए, if two similar functional groups are diagonally present on a double bonded carbon on a adjacent double bonded carbon, then it shows the trans isomerism। देखिए ये A diagonally A, सामने दूसरा वाला जो है बाजू वाला कार्बन है उसके पास भी सेम फंक्शनल ग्रुप है, ये भी बी, ये हो गया ट्रांस, ये हो गया जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये क्यों जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म बता रहा है? सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए मगर एडजेसेंट कार्बन पे, एक ही कार्बन पे नहीं। अगर एक ही कार्बन पे सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो वो कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बताएगा। समझ में आया? एक ही कार्बन पे सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो वो कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बताएगा। यहां पे देखिए एक ही कार्बन पे सिमिलर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहां पे ए बी, यहां पे बी ए, अलग अलग हो गए।
मगर यहाँ पे ये देखिए, ये डायगोनली सेम हो गया तो ये हो गया ट्रांस, डायगोनली हो गया सिस। एक ही कार्बन पे दोनों फंक्शनल ग्रुप ए बी मैंने लिख दिया, आप कोई भी ले सकते हैं फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे देखिए ये अलग अलग हो गए तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। अब ये सेम प्लान में एडजेसेंट कार्बन पे सिमिलर फंक्शनल ग्रुप हो गए तो ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आप समझ पाए इजीली। एक एग्जाम्पल में ये लेता हूं ब्यूट-2-इन, जिसमें से देखिए एक ही कार्बन पे दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स और एटम कनेक्टेड है। यहाँ पे भी देखिए एक ही कार्बन पे दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स और एटम कनेक्टेड है, तो ये हो गया हमारा सिस और ट्रांस। मगर कौन सा वाला सिस है, तो के सेम फंक्शनल ग्रुप्स आर अरेंज ऑन एडजेसेंट कार्बन इन अ सिमिलर प्लान, दैट इज सिस, और ये हो गया डायगोनली ट्रांस। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है, मगर अब आगे देखेंगे। तो सबसे पहले कंडीशंस देखते हैं। ये वाली कंडीशन देखिए, इफ टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन ईच डबल बॉन्डेड कार्बन, एक ही डबल बॉन्डेड कार्बन पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए, देन इट कैन शो द जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखिए ये वाला कार्बन देखिए, उसके पास क्या कनेक्टेड है, एक है हाइड्रोजन, एक है क्लोरीन। ये वाला कार्बन देखिए डबल बॉन्ड वाला, इसके पास क्या है, एक कार्बन है, एक क्लोरीन है, सॉरी एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। मतलब कि आप ऐसे लिख सकते हो ClCH डबल बॉन्ड CClH, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ClCH डबल बॉन्ड CHCl। तो बच्चों यहां पे देखिए एक ही कार्बन पे दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, एक है क्लोरीन और एक है हाइड्रोजन। यहाँ पे भी एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। अभी देखिए ये क्या हुआ, तो Cl मतलब एक ही प्लान में है तो ये हो गया सिस। यहाँ पे देखिए Cl डायगोनली है तो ये हो गया ट्रांस। लाइक ब्यूट-2-इन में भी ये कार्बन देखिए, इसके पास दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, एक है हाइड्रोजन और एक है मिथाइल। ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स कनेक्टेड है, एक हो हाइड्रोजन और एक हो गया हमारा मिथाइल। तो यहां पे वो एग्जांपल है आपके सामने। तो आपको ये थियोरी से पता होना चाहिए कि कोई भी एग्जांपल आपको दे दे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एग्जांपल जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा या नहीं देगा। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, उससे से आपको पता लगाना होगा कि कैसे कोई भी कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देता है या नहीं। डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी आगे। दूसरी कंडीशन देखिए, इफ द सेम फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अ सिंगल कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड वाले सिंगल कार्बन पे सेम फंक्शनल ग्रुप आ गया, देन इट कैन नॉट शो द जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी अलग अलग होने चाहिए, मगर ये सिमिलर आ गए तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा। लाइक दिस वन, ये दोनों, ये कार्बन पे दोनों सिमिलर कार्बन आ गए तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा। यहां पे देखिए ये वाला, ऐसा नहीं कि एक ही साइड में सिमिलर हो तो नहीं दिखाएगा, कोई भी दोनों साइड में सिमिलर हो तो भी नहीं दिखाएगा। एक साइड में सिमिलर और एक साइड में सिमिलर ना हो तो भी, एक साइड में भी जो सिमिलर कार्बन आ गए कार्बन पे तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो कर सकता। सो ड्यू टू द सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन अ डबल बॉन्डेड कार्बन, अल्कीन कैन नॉट गिव द जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, राइट। तो चलिए बच्चों, आपको मैंने ये एग्जांपल दे दिया, बहुत सारे एग्जांपल हम आगे लेते हैं कि अलग अलग कंपाउंड्स के जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी देखते हैं, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, डाइपोल मोमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अभी हम जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए डिफरेंट एग्जांपल्स को आपके सामने मैं रखता हूं कि आपको कोई भी स्ट्रक्चर में क्या देखना है। अगर वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाता है तो, नहीं दिखाता तो क्या होना चाहिए वो मैंने आपको पहले बता दिया कि एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड वाले एक ही कार्बन पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है तो ही वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। अगर डबल बॉन्डेड वो कार्बन पे सिमिलर फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट हो गए, एक ही कार्बन पे दो सेम फंक्शनल ग्रुप आ गए तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बताएगा। और सिस और ट्रांस के बारे में डिस्कस करना है तो आपको जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाना ही होगा अल्कीन को। तो एक ही कार्बन पे देखना है, सिर्फ एक ही कार्बन पे दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ गए तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। एक ही कार्बन पे दो सेम फंक्शनल ग्रुप आ गए तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा। उसके बारे में और ज्यादा एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले मुझे अभी डिस्कस करना है पोलैरिटी के बारे में, डाइपोल मोमेंट के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस आइसोमर और सिस आइसोमर के बारे में। सो सबसे पहले हम ये एग्जांपल को लेते हैं। इसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरोइथीन, 1,2 डाइक्लोरोइथीन। तो अभी हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले ये देखना है कि ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा या नहीं।
तो क्या करेंगे हम, क्या देखेंगे? तो मैंने आपको पहले ही बताया, डबल बॉन्डेड कार्बन को देखिए, इफ टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अ डबल बॉन्डेड सिंगल कार्बन देन इट कैन शो द जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो देखिए यहां पे ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, दोनों अलग है। यहां पे भी एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, दोनों अलग है। तो मतलब ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा सकता है। क्या होगा स्ट्रक्चर देखते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। अभी एक मैं यहां पे हाइड्रोजन ड्रॉ करता हूं, दूसरा वाला लिखता हूं क्लोरीन, यहां पे मैं लिखता हूं हाइड्रोजन, यहां पे लिखता हूं क्लोरीन। तो ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है ना, हो सकता है कि सर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि दोनों क्लोरीन एक ही प्लान में अरेंज हो, डायगोनली भी हो सकते हैं, जैसे हमने ट्रांस में देखा। तो ये हो सकता है यहाँ पे ये क्लोरीन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस, बिकॉज हियर टू सेम क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप्स आर कनेक्ट ऑन अ सिंगल कार्बन, वेयर हियर टू सेम फंक्शनल ग्रुप्स आर कनेक्ट on a यहाँ पे two similar functional groups are present on a same plan of adjacent carbon, and here similar functional groups are present in diagonal of the double bonded adjacent carbon। तो अभी बच्चों डाइपोल मोमेंट किसे बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट म्यू वो इंडिकेट करता है बॉन्ड की पोलैरिटी को, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को। सो सबसे पहले में ये पता चलना चाहिए कि पोलैरिटी का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों, सपोज आई हैव ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड and due to electronegativity difference the bond electron pairs are shifting toward the chlorine side because chlorine is more electronegative। I hope you can understand। ये टॉपिक हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट में, चैप्टर नंबर 12 GOC में। So due to electronegativity difference chlorine is more electronegative, so the bond electron pair are shifting toward chlorine side because it becomes more electronegative and attract this electron pair toward itself। Ready? तो due to attraction force by chlorine due to electronegativity the bond length increase, these two electrons, it means bond electron pair shifting toward chlorine side, and it will form partial negative charge and hydrogen experiencing partial positive charge। So here partial positive and partial negative poles are present in this hydrochloric acid, and due to the partial positive and partial negative pole this bond is known as polar bond। पोलर बॉन्ड, ये यहाँ पे बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो गई बिकॉज ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेचिंग, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड क्लोरीन साइड, एंड स्पेशली ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो दो एटम्स जो कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है उन दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या तो स्पीसीज होगा वो अपनी और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी दैट बॉन्ड विल बिकम वीक एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, ये बॉन्ड ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये बॉन्ड हो गया पोलर। अभी ये बात मैं आपको समझाऊं कि भैया ये HCl है, अभी मेरे पास शायद सपोज HI है, सपोज HF लेता हूं, चलिए HF हो या HI हो, तो क्या सभी बॉन्ड की पोलैरिटी सेम होगी? सभी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन सेम होगा? सभी बॉन्ड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम होगा? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थोड़ी ना होगी, हेलोजन में तो अलग अलग है। हाइड्रोजन की चलिए ठीक है मान लेते हैं सेम है, मगर यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी अलग अलग होंगे। सबकी टेंडेंसी सेम नहीं होती इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के लिए, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती। तो आप बोलोगे कि सर जितना क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचता है उतने फोर्स से फ्लोरीन या तो क्लोरीन नहीं भी खींच सकता, मतलब ज्यादा फोर्स से खींचेगा या तो कम फोर्स से खींचेगा। मतलब यहां पे जो बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो रही है उतनी सिमिलर पोलैरिटी यहां पे और यहां पे नहीं हो सकती डेवलप। तो आप बोलोगे कि तो फिर कौन सा वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर हो गया, कौन सा वाला बॉन्ड कम पोलर हुआ, कैसे पता चलेगा? अगर आपको कुछ वैल्यू मिले वो पोलैरिटी की, अगर आपको कोई बताए कि बॉन्ड का पोलैरिटी की जो वैल्यू है वो ये इतनी है, लाइक XYZ जो भी हो, अगर आप बॉन्ड की पोलैरिटी की कोई वैल्यू डिजिट जानते हो ना, तो आप बता सकते हैं जिसकी डिजिट ज्यादा होगा, जिसकी पोलैरिटी की वैल्यू ज्यादा होगी वो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। ठीक है, तो आपको वैल्यू कैसे पता चलेगी? दैट इज नोन एज the dipole moment of that compound, dipole moment of that bond,
It means the value which indicate the polarity of that bond, it is known as dipole moment. तो अगर आपको किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी चेक करनी है, किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी देखनी है, तो आपको वो बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट देखनी होगी। तो सर आपको अभी पता चलेगा कि सर आपको डाइपोल मोमेंट हम कैसे ढूंढेंगे, कैसे हमें वो वैल्यू मिलेगी। तो उसके लिए डाइपोल मोमेंट की जो फॉर्मूला है, डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डी। डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डी एंड द यूनिट ऑफ दैट वैल्यू इज नोन एज डी बाई हकेल के नाम से डी बाई यूनिट लगा दिया। साइंटिस्ट का नाम है डी बाई हकेल। यहां पे डेल्टा कौन सा है? डेल्टा इट मींस द चार्ज जनरेटेड बिटवीन टू डाइपोल्स। चार्ज जनरेटेड बिटवीन टू डाइपोल्स, या दोनों डाइपोल के बीच में इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होने की वजह से जो चार्ज डेवलप हुआ, वो चार्ज हमें यहां पे लिखना होगा। Always remember one thing, the developed charge delta is always less than the charge of electron 1.602 to 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम ही होगा, मगर जो हुआ वो डेल्टा, the charge generate between two dipoles, and d means distance between two dipole। ये जो बॉन्ड लेंथ है वो आपको यहां पे मल्टीप्लाई करनी होगी, और ये जनरेटेड चार्ज और ये डाइपोल डिस्टेंस, ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, वो जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू होगी, वो होगा हमारा डाइपोल मोमेंट। जितना चार्ज ज्यादा डेवलप हुआ होगा, जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, उतना ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। ये वैल्यू मल्टीप्लिकेशन वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उतना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। जितना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, उतनी बॉन्ड की पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, समझ में आया कुछ? So the dipole moment indicates the polarity of bond. So we can say dipole moment is directly proportional to polarity, right? Dipole moment is directly proportional to polarity of the bond. बच्चों, जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, सुनिए, जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, वापस बोल रहा हूं, जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, उतना उसका बॉन्ड वीक हो जाएगा। जितना बॉन्ड वीक हो जाएगा, उतना वो स्पीसीज रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो बॉन्ड पर तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ हीट है वो कम होगी ना। ठीक है, तो जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, उतना वो बॉन्ड वीक हो जाएगा। जितना वो बॉन्ड वीक हो जाएगा, उतनी उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। राइट? सो द पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, एंड पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो मैं यहां पे लिखता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी and inversely proportional to stability. Most important relation मैंने आपको यहां पे दिखा दिया। Dipole moment is directly proportional to polarity, directly proportional to reactivity, because the polarity is higher than reactivity is higher, because bond length increase, bond length higher in polar bond becomes weak, so required quantity of heat to break that polar bond is less, and then it will become reactive and becomes less stable. तो जितनी बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा होगी, उतनी स्टेबिलिटी उसकी कम होगी। तो ये बात आपको यहां पे अप्लाई करनी है। चलिए, बॉन्ड तो पोलर हो सकता है, तो क्या बॉन्ड पोलर होने की वजह से मॉलिक्यूल पोलर हो सकता है क्या? नहीं, वो हमें देखना है। देखिए, सपोज मेरे पास एक सेंट्रल एटम में आपको लिखता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं M, एक बॉन्ड यहां पे है, एक बॉन्ड यहां पे है, एक Cl यहां पे लिखता हूं, एक Cl यहां पे लिखता हूं। ठीक है, एंड Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मान लीजिए Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड होगा ना, उसकी पोलैरिटी यहां पे शिफ्ट हो जाएगी। यहां पे माइनस डेल्टा होगा, प्लस डेल्टा होगा, यहां पे माइनस डेल्टा होगा, प्लस डेल्टा होगा, मतलब यहां पे +2 डेल्टा हो गया, ये बॉन्ड यहां पे खींच गया। मतलब सोचिए, पोलैरिटी एक ही डायरेक्शन में डेविएट हो रही है, एक ही डायरेक्शन में पोलैरिटी डेवलप हो रही है। तो इसकी जो रिजल्टिंग पोलैरिटी होगी, इसको मैं μ1 बोलता हूं, इसको मैं μ2 बोलता हूं। μ1 μ2 दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही है। सो द ओवरऑल डाइपोल मोमेंट म्यू टोटल, आप बोलोगे कि सर ये मॉलिक्यूल की टोटल पोलैरिटी कितनी होगी?
तो आप बोलोगे कि सर ये इन दोनों का जो रिजल्टिंग पोलैरिटी होगा म्यू1 म्यू2 म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू1 म्यू2 कोस थीटा, वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, मगर मैं आपको सिर्फ सिंपल लॉजिक से बता देता हूं कि अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, एक हाथ को यहां से मेरा कोई एक हाथ खींच रहा है और दूसरा यहां से मेरा हाथ खींच रहा है, तो मैं खुद यही डायरेक्शन में खींचा चला जाऊंगा, ओवरऑल रिजल्टिंग फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ओवरऑल रिजल्टिंग फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहां पे दोनों डायरेक्शन में सिमिलर डायरेक्शन में से पोलैरिटी खींची जा रही है, पोलैरिटी डेवलप हो रही है दोनों बॉन्ड की। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां से ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और रिजल्टिंग पोलैरिटी इन दोनों का समेशन कर लो, जीरो नहीं हो जाएगा। सो म्यू टोटल इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर म्यू टोटल इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ज्यादा होगी, जीरो नहीं है, दोनों की पोलैरिटी एक ही डायरेक्शन में खींची जा रही है, तो रिजल्टिंग वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो इसमें पोलैरिटी जीरो नहीं होगी। अगर ये पोलैरिटी जीरो नहीं हुई तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलर हो गया। मगर सुनिए, मेरे पास एक मॉलिक्यूल यहां पे है, एक Cl यहां पे है, दूसरा Cl यहां पे है। अभी सोचिए, ये Cl ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अभी ये जितना बॉन्ड को खींचेगा अपनी ओर, उतना ही यही अपनी ओर खींचेगा। तो यहां पे जो म्यू1 होगा, यहां पे जो म्यू2 होगा, मैं सेंट्रल एटम हूं M, यहां पे क्लोरीन यहां से खींच रहा है, यहां से दूसरा क्लोरीन यहां से खींच रहा है, दोनों सेम क्लोरीन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में सिमिलर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मगर मुझ पे रिजल्टिंग फोर्स जीरो हो जाएगा। मतलब यहां से जितना इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा उतनी यहां पे डाइपोल मोमेंट डेवलप होगी, यहां से बॉन्ड जितना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये क्लोरीन, उतनी डाइपोल मोमेंट यहां पे डेवलप होगी, मगर ये दोनों डाइपोल मोमेंट सेम होगी, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं हियर म्यू1 इज इक्वल टू माइनस म्यू2 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि म्यू1 और म्यू2 दोनों की वैल्यू सेम होगी, डायरेक्शन अलग है। तो रिजल्टिंग वैल्यू क्या होगी? अगर आपको कोई एक साइड से खींचेगा तो आप एक साइड चले जाओगे, दूसरी एक साइड से खींचेगा तो भी एक साइड चले जाओगे, मगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में से सिमिलर अट्रैक्शन फोर्स आपको लग रहा है तो आप कहीं भी नहीं जाओगे, क्योंकि एक दूसरे का रिजल्टिंग फोर्स जीरो हो जाएगा। तो यहां पे जो रिजल्टिंग पोलैरिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो यहां पे मैं बता सकता हूं कि म्यू1 प्लस म्यू2 इज इक्वल टू म्यू टोटल इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है तो रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का जीरो हो जाएगा, तो ये कंपाउंड नॉन पोलर बन जाएगा। कंपाउंड नॉन पोलर होगा, बॉन्ड चाहे पोलर हो या ना हो, कंपाउंड ओवरऑल रिजल्टिंग पोलैरिटी कंपाउंड की जीरो हो जाएगी। आपने शायद केमिकल बॉन्डिंग में देखा होगा, यहां पे रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट, यही फंडा हमें यहां पे लगाना है। देखिए, I have 1,2-dichloroethane in which this is the cis 1,2-dichloroethane trans 1,2-dichloroethane। अभी बच्चों हमें यहाँ पे डाइपोल मोमेंट देखना है। देखिए यहाँ पे ये क्लोरीन यहाँ से डाइपोल मोमेंट दिखाएगा, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, एक ही डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो म्यू टोटल होगा ना, वो म्यू टोटल हो जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। टोटल डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। जब यहां पे देखिए ये डाइपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में है, तो जबकि उतना ही डाइपोल मोमेंट बॉन्ड का उतना ही डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। देखिए, तो रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट ट्रांस में क्या हो जाएगा? म्यू टोटल इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये दिमाग में रखना होगा कि सिस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। डाइपोल मोमेंट सिस मोर देन ट्रांस, बिकॉज यहां पे म्यू हो जाएगा जीरो, यहां पे म्यू हो जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो। सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है, क्योंकि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ओवरऑल रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। अभी देखिए, कोई भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म ले लो, कोई भी जियोमेट्रिकल आइसोमर ले लो, सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रांस में ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। अभी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो मैंने आपको पहले बताया डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो जितनी पोलैरिटी ज्यादा, जितना डाइपोल मोमेंट ज्यादा, उतनी स्टेबिलिटी कम। तो यहां पे किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है?
सिस का, क्योंकि सिस की रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, ट्रांस की रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट 0, अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो वो हो जाएगा नॉन पोलर। ठीक से सुनिए, डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू 0 देन नॉन पोलर मोलिक्यूल, एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 देन पोलर मोलिक्यूल। तो इन दोनों में ये वाला पोलर हो जाएगा, जितना पोलर होगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, तो इसकी पोलैरिटी कम होगी तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सो ऑलवेज द पोलैरिटी ऑफ सिस geometrical isomer is more than trans due to mu is equal to 0, but the stability of trans isomer is more than cis isomer। कोई भी geometrical isomer ले लो, उसकी बॉन्ड पोलैरिटी सिस की ज्यादा होगी, ओवरऑल मॉलिक्यूल की पोलैरिटी सिस की ज्यादा होगी, ट्रांस की कम होगी। ट्रांस में म्यू हो जाएगा 0, अगर तो ट्रांस की डाइपोल मोमेंट कम होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होगी। आप कोई भी जियोमेट्रिक आइसोमर ले लेना, फ्यूचर में भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, स्टेबिलिटी के बारे में बात करना हो तो ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा ही होगी, क्योंकि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट सिस से कम होता है, ट्रांस मॉलिक्यूल सिस से कम पोलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये भी आप देख लीजिए, यहां पे देखिए Cl एक ही कार्बन के साथ दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड, देखिए क्लोरीन ब्रोमीन अलग अलग हुए, तो Cl C, यहां पे लिखता हूं Br, डबल बॉन्ड C, Cl Br, ये हो गया हमारा सिस। तो दूसरा क्या हो सकता है, C डबल बॉन्ड C, यहां Cl लिखता हूं, यहां पे Cl, यहां पे Br, यहां पे Br, तो ये क्या हुआ हमारा ट्रांस। ठीक है, देखिए आप कोई भी एक पकड़ लीजिए, ये देखिए Br Br सिमिलर डायरेक्शन में, Br Br ऑपोजिट डायरेक्शन में, हो गया ट्रांस। या तो Cl भी ले सकते हो, Cl Cl सेम डायरेक्शन में हो गया, सेम प्लान, तो सिस, और डायगोनली है तो ट्रांस। ठीक है, ये एग्जांपल देखिए, इसको मैं पहले ड्रॉ करता हूं। ये देखिए, ये कार्बन है, इसके पास दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, और ये कार्बन के पास भी दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कि कार्बन एक लिख लिया हाइड्रोजन, यहां पे लिखता हूं Cl, डबल बॉन्ड C, यहां पे लिख लिया हाइड्रोजन, यहां पे लिख लिया CH3। दूसरा स्ट्रक्चर लिखता हूं डबल बॉन्ड C, यहां पे लिखता हूं CH3, यहां पे लिखता हूं Cl, यहां पे लिखता हूं H, यहां पे लिखता हूं H। अभी देखिए, आप बोलोगे कि सर ये जो क्लोरीन और ये हाइड्रोजन एक कार्बन के आसपास दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो ये हो गया जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा सकते हैं, क्योंकि यहां पे अलग है। ठीक है, चलो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाते हैं। अभी यहां पे दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में है तो हम सोच सकते हैं सिस है, मगर यहां पे तो क्लोरीन और मिथाइल अलग अलग है सर, डिफरेंट है। कोई बात नहीं, यहां पे अलग है, ठीक है, यहां पे तो सेम आ गया तो भी हम उसे सिस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिस। दोनों साइड सेम होना जरूरी नहीं है, एक प्लान में सेम आ गया तो सिस हो सकता है। यहां पे क्या हुआ, देखिए ये क्या हुआ, ये अलग है, कोई बात नहीं, ये तो सेम है, तो ये हो गया ट्रांस। याद रखना, इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम, इसकी स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा, सिस की कम। किसकी पोलैरिटी ज्यादा, सिस की पोलैरिटी ज्यादा। किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, सिस की रिएक्टिविटी ज्यादा, ट्रांस की स्टेबिलिटी कम होगी। आगे देखिए, ये स्ट्रक्चर देखते हैं। ये C डबल बॉन्ड C को आपको सबसे पहले लिखना होगा, C डबल बॉन्ड C। ये कार्बन के आसपास एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, तो मैं एक लिखता हूं यहां पे हाइड्रोजन, एक CH3, एक हाइड्रोजन यहां पे लिखता हूं, और ये वाला C2H5 यहां पे लिखता हूं, C2H5 मीन CH2CH3। दूसरा स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड C, यहां पे H, C2H5, यहां पे CH3, यहां पे H। देखिए, एक ही कार्बन के आसपास अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा, मगर यहां पे सेम ना हो एक ही प्लान में, कोई बात नहीं। यहां पे तो सेम आ गया तो ये हो गया सिस, यहां पे सेम ना हो कोई बात नहीं, यहां पे सेम ना हो कोई बात नहीं, यहां पे तो सेम हो गया तो ये हो गया हमारा ट्रांस। ठीक है, याद रखना, सिस कॉन्फ़िगरेशन से ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, सिस कॉन्फ़िगरेशन से ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन लेस रिएक्टिव है, सिस कॉन्फ़िगरेशन से ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन लेस पोलर है। नाउ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बच्चों बॉइलिंग पॉइंट जब बोलते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि सर जितना इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स किसका ज्यादा होगा, तो याद कीजिए, जिसका पोलैरिटी ज्यादा, जिसका बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा उसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स भी ज्यादा होगा। जो मोलिक्यूल नॉन पोलर होगा उसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम होगा।
तो जिसमें पोलैरिटी ज्यादा है उसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स भी ज्यादा हो सकता है। तो मैं वही पॉइंट में यहां पे जरूर लिखूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। जितनी पोलैरिटी ज्यादा इतना इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो सकता है, और जितना इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो देखिए किसमें पोलैरिटी ज्यादा है, सिस में। सिस में पोलैरिटी ज्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। पोलैरिटी ज्यादा है तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स भी ज्यादा होगा, और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, सो कोई भी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ले लो, हर एक जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में सिस आइसोमर की स्टेबिलिटी कम, रिएक्टिविटी ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ट्रांस आइसोमर में रिएक्टिविटी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, पोलैरिटी कम, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट कम, पोलैरिटी कम। वापस बोल रहा हूं, सिस आइसोमर ये सभी के सभी सिस आइसोमर में पोलैरिटी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है, और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हर एक ट्रांस आइसोमर में पोलैरिटी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी भी कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ठीक है, तो ये तीनों सीक्वेंस, चारों के चारों सीक्वेंस मैंने आपको लिख दिया जो जेडब्ल्यू नीट में इंपॉर्टेंट है। इतना डिटेल में आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, मगर ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल होगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि चलो कोई भी एक आल्किन दे दिया गया और आपको पूछते कि क्या ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा या नहीं, तो मैं 4-5 एग्जांपल आपके सामने रखता हूं और आपको सिर्फ देखना है कि वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा या नहीं। अगर दिखाता है तो उसका कौन सा आइसोमर ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा वाला कम होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अभी मैंने आपके सामने 4 अलग अलग एग्जाम्पल लिख दिए और आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा वाला कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा, कौन सा नहीं दिखाएगा। अगर जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाता है तो उसमें से कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, किसकी रिएक्टिविटी कम होगी, किसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, किसकी पोलैरिटी कम होगी। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको कैसे देखना है, सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पेंट 2 इन, तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। क्या करना है, पेंट 2 इन 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 पेंट 2 डबल बॉन्ड यहां पे बना दिया। ठीक है, अभी देखना है, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूँ, CH3 यहाँ पे H लिखता हूँ, यहाँ पे H लिखता हूँ, CH2 CH3। और अब क्या करना है, डबल बॉन्डेड कार्बन को देखना है। वो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है या नहीं। अगर जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जरूर दिखाएगा। तो देखिए ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन यहाँ पे है, तो आप देखिए ये कार्बन के अगल बगल में एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे तो 2 सेपरेट हो गए, यहाँ पे एक इथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये कार्बन भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से ही कनेक्टेड है, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। इट कैन शो द जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो अगर ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाता है तो उसका कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमर स्टेबल होगा, ट्रांस। किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, सिस की। किसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, सिस की। ठीक है, आगे देखिए 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। सबसे पहले ब्यूट 2 इन 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन, यहां पे हमें मिथाइल अरेंज करना है। ठीक है, तो अभी हाइड्रोजन अरेंज करते हैं, यहां पे CH3, यहां पे H, यहां पे CH3। अभी क्या होगा बच्चों, ये कार्बन देखिए इसके अगल बगल में दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें लग सकता है कि शायद जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा सके। मगर ये कार्बन भी देखिए यहां पे भी अलग होना चाहिए, मगर यहां पे दोनों मिथाइल सेम है। अगर सेम होना है यहां पे तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा। सिंपल सी बात है, ये कार्बन के अगल बगल सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है, द सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम 2 फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अ single carbon of carbon double bond, so it cannot show the geometrical isomerism. Next one, 3 methyl but 1 in 1 2 3 4 but 1 in 3 methyl CH3। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। देखिए CH3 CH, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे 2 H हमें लिखने होंगे।
डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखिए बच्चों, ये कार्बन के आसपास ये हाइड्रोजन तो अलग अलग है, वो ठीक है, मगर यहाँ पे तो दो सिमिलर हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए डबल बॉन्ड के साथ, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम एटम कनेक्टेड है एक ही कार्बन डबल बॉन्डेड के वाले कार्बन के साथ, तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा। अभी ये देखते हैं 3 मिथाइल ब्यूट 1 2 3 4 सॉरी ब्यूट 3 मिथाइल लिख दिया, आई एम सॉरी, 2 क्लोरो ब्यूट 2 तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखता हूँ ब्यूट 2 यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। तो देखिए क्या ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा? डबल बॉन्ड वाला कार्बन देखिए, एक Cl एक मिथाइल, करेक्ट, यहाँ पे अलग अलग है, CH3H ये भी करेक्ट, अलग अलग है, तो ये सिस ट्रांस दिखाएगा, जिसमें से ट्रांस स्टेबल, सिस लेस स्टेबल, ट्रांस की पोलैरिटी कम, सिस की पोलैरिटी ज्यादा, ट्रांस की रिएक्टिविटी कम, सिस की रिएक्टिविटी ज्यादा, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट कम, ठीक है। अभी आगे देखिए ये 2,3 डाइब्रोमो ब्यूट 2 1 2 3 4 डबल बॉन्ड 2 3 डाइब्रोमो, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, CH3 चलिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखिए, यहाँ पे भी दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग है, यहाँ पे भी अलग है, तो ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। इसमें भी सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा, ट्रांस की स्टेबिलिटी कम, सिस की पोलैरिटी कम, ट्रांस की पोलैरिटी ज्यादा, सॉरी सिस की पोलैरिटी ज्यादा, ट्रांस की पोलैरिटी कम, सिस की स्टेबिलिटी कम, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा और ट्रांस का कम होगा, ठीक है। तो बच्चों ये आज हमने देख लिया जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन अल्किन कंपाउंड। अभी हम E और Z जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में डिस्कस जरूर करेंगे, E एंड Z जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में। ये जो टॉपिक है हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया हुआ, E एंड Z आइसोमरिज्म हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो हम स्पेशली JEE नीट के लिए नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे और JEE नीट में हम ये E और Z आइसोमरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर वापस मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।